आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है बुलडोजर कार्रवाई पर। नहीं, मैं तो देखिए जब तक न्याय, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है देश में कि एक तो था ना पहले, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ लगना भी चाहिए। आज उससे उल्टा हो गया है, न्याय होना बिल्कुल नहीं चाहिए, न्याय लेकिन होता हुआ लगना चाहिए। तो ये उसकी मिसाल है कि न्याय नहीं हुआ लेकिन न्याय लगता हुआ होने का एक जिसको कहते हैं छलावा, वो करने का काम हो गया है। इस जजमेंट को भी मैं वैसे ही देखता हूं। अगर उन लोगों के साथ जिस चीज को अपराध माना है सुप्रीम कोर्ट ने, जो लोग उसके विक्टिम्स हैं, उनको अगर कोई फायदा नहीं दे सकती है जजमेंट, तो इस जजमेंट का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब जो लोग समझदार हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि इस जजमेंट में एक टिप्पणी ये भी है, मतलब टूथलेस जिसको बोलते हैं ना, कि जिन अधिकारियों ने ये बुलडोजर की कार्रवाइयां की हैं गैर कानूनी तरीके से, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। तो मैं सभी लोगों से जिनके घर बुलडोजर द्वारा गिराए गए हैं, उनसे आह्वान करता हूं, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लोग जो बुलडोजर लगा के घर तोड़ते हैं गैर कानूनी तरीके से, उनके खिलाफ आप क्रिमिनल केसेस कीजिए और केस करके उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज में से अपने घरों का, अपने जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी कीजिए। ये कार्रवाई इस जजमेंट के बगैर भी की जा सकती थी और आज भी की जा सकती है इस जजमेंट की, इस टिप्पणी के बाद। लेकिन इस जजमेंट का कोई फायदा नहीं है। ये फिर वही बात है कि दिखावे के लिए न्याय होता हुआ नजर आ जाए, बस हो ना, उस तरह की एक जजमेंट मैं मानता हूं और इसीलिए मैं इस जजमेंट का कड़े शब्दों में क्रिटिसिज्म भी कर रहा हूं। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह से फ्यूचर में करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो माना जा रहा है कि बड़ा फैसला है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां से ये शुरू हुआ था उनको जो है ये झटका दिया गया है। सभी राज्य सरकारों को बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, जब चारों तरफ से धोखाधड़ी चल रही हो, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो तो जुल्म कर ही रहे हैं, जो जुल्म का मुकाबला करने का नाटक कर रहे हैं वही जब ये बोलना शुरू कर दे कि हम केस जीत गए और बड़ी विक्ट्री हो गई है। देखिए, मैं बाबरी मस्जिद का कह सकता हूं, जो अरशद मदनी साहब है उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का केस हम जीत गए। अभी मदरसा बोर्ड का जो केस आया है वो मेरे हिसाब से पूरी तरह हारे हैं। और आप यूपी जाके किसी मदरसे की हालत अब जाके देख लें इस जजमेंट के बाद, और आने वाले टाइम में और देख लीजिए, वो भी केस वो जीत गए। अभी एएमयू का केस भी जीत गए हैं। ये सारे केस जो ये बोल रहे हैं जीत गए, हारे हुए केसेस को। एएमयू का केस भी हारा गया है। अभी जब 3 जज की बेंच में जाएगा तो उसमें क्या होगा उस पर मैं अलग से इंटरव्यू दे दूंगा कभी। लेकिन ये एएमयू का केस भी हारा गया, लेकिन जीत उसी तरीके से किसी भी जिसका घर टूट गया वो नेस्तो नाबूद हो गया। योगी जी की और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट गैर कानूनी कामों से, उसको क्या न्याय मिल गया, उसको क्या फायदा मिल गया, और योगी जी का क्या बिगड़ गया ये बता दो मुझे। एक गैर कानूनी काम करने से उन्होंने बहुत दहशत फैलाई और उनके बहुत सारे अधिकारियों ने और क्रिमिनल्स ने बहुत सारी उगाई भी की रंगदारी करके। तो योगी जी का बिगड़ क्या गया, कोई और तरीका सोच लेंगे। अब वो बुलडोजर से नहीं, छेनी हथौड़े से तोड़वाना शुरू कर देंगे। आप ये बात समझो ना, नुकसान क्या हुआ। जब तक किसी गुनाह की सजा ना मिले तो क्या उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि एक तरीके से बढ़ावा ही मिल रहा है। आप हत्या करो, डकैती डालो, घर तोड़ो लोगों के, वहां का सामान लूट लो, उसके बाद आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। इससे और जो भ्रष्ट राजनीतिक नेता हैं उनको और हौसला मिलेगा, और भ्रष्ट जो सरकारी अधिकारी हैं उनको हौसला मिलेगा कि हमारा बिगड़ना कुछ नहीं है, हम कितना भी बड़ा अन्याय और अपराध क्यों ना कर लें। अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाए। हमारा देखिए कहना क्या है, अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण एक तरीके से पक्षपात करके ना हटाया जाए। जैसे बैंकों से लोन जो है वापस लिए जाए, रिकवरी सबसे की जाए। एक किसी किसान ने अगर 2000 रुपए भी लिया है ना लोन बैंक से, उसकी घर कुर्की करके भी 2000 रुपए वापस लिए जाए, लेकिन उसका नंबर
तब आना चाहिए जब 2000 से ऊपर जितने भी लोगों ने लोन लिए हैं उन सबके घरों की कुड़कियां करके उन सबको जेल में डाल के उनसे रिकवरी कर ली गई हो। तब तक उस 2000 या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख लोन लेने वाले का नंबर नहीं आना चाहिए, जब तक अमानी, अडानी, यूसुफ लुलू जैसे बेईमान डकैतों से का नंबर ना आ जाए, उनसे सबसे रिकवरियां ना कर ली जाए, जो कि लाखों 50 लाख करोड़ से ज्यादा हेराफेरी कर चुके हैं। एक 10,000 रुपए लोन लेने वाले किसान का नंबर आना चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट में। उसी प्रकार से अतिक्रमण जिन्होंने सबसे बड़े बड़े कर रखे हैं, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, मोदी जी, अमित शाह जी, इन सबके घरों में जाके देखिए। पहले आप प्रधानमंत्री जी के घर में अतिक्रमण है, सबसे पहले उनका घर का अतिक्रमण तो दूर किया जाए, उसके बाद तो नंबर आना चाहिए। और अतिक्रमण कैसे हुआ, किन अधिकारियों के दौरान के टाइम पे, किन नेताओं के टाइम पे अतिक्रमण हुए, उन लोगों ने गरीब लोगों से कितने आम ट्विस्ट करके या उनकी बाह मरोड़ के कितनी रिश्वतें ली ताकि वो अपने घर पे अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा छत ला सकें। तब उन लोगों की गलती है, लोगों की कोई गलती नहीं है। अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए कोई भी, जब तक मोदी जी के घर का अतिक्रमण ना हटे, जब तक अमित शाह जी के घर का ना हटे, जब तक सारे कैबिनेट मिनिस्टर जितने दिल्ली में उनके घर का अतिक्रमण ना हटे, जब तक बड़े बड़े लोगों के अतिक्रमण ना हटे, जब तक किसी का अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए, जनता को सड़कों पे आना चाहिए। ये कमजोरी की बात दोबारा अपोजिशन पार्टी के लोगों की आती है, क्योंकि वो तो खुद यही काम कर रहे हैं अतिक्रमण का। तो इसीलिए हम लोग 15 तारीख को जो आने वाली नवंबर है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर 24 अकबर रोड पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि जो उनके अंदर स्लीपर सेल्स हैं आरएसएस के, उनको हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्षी की पार्टियों को अपना रोल निभाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सर, एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है इस वक्त, बटोगे तो कटोगे, और उससे आगे मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, देखने का फर्क है। हम भी यही कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम किसके लिए कहते हैं? हम सभी कमजोर वर्गों के लिए कहते हैं बात, यानी कि SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लिए कहते हैं कि एक रहो, तुम 92% हो, तुम कभी नहीं कटोगे। मोदी जी किसके लिए कह रहे हैं वो सोचने का विषय है। वो कह रहे हैं बाकी बचे हुए 8% लोगों के लिए कि तुम एक रहो और इन 92% लोगों को काटते रहो, तुम नहीं कट जाना 8% लोग। और कटने का सवाल नहीं है, हम लोग तो काटने वाले हैं ही नहीं, हम तो अपना हक अधिकार जो जेन्युइन है वो लेने वाले लोग। तो ये फर्क है। और एक भी रहने के लिए हम यही कहते हैं कि ये 92% लोग, 92% लोग अगर एक रहेंगे तो देश तरक्की करेगा, देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, हम सब लोग तरक्की करेंगे और ये 8% बचे हुए लोग भी तरक्की करेंगे जो मनुवादी मानसिकता के। जो अरुणाचल प्रदेश में मिथुन के साथ जिसलिए मिथुन प्रयोग होते हैं उसको समझने की जरूरत है, और वहां पर यह समझने की जरूरत है कि अमित शाह जी बैठे थे और जहां उन्होंने बोला वहां से अरुणाचल प्रदेश बहुत पास में, तो उनको डर था कहीं अरुणाचल प्रदेश में जो मिथुन का काम होता है कहीं वही काम उनके साथ ना हो जाए, इसलिए जो भी उन्होंने बोला अमित शाह जी के सामने एक तरीके से उनको खुश करने के लिए बोला, उनके दबाव में बोला, तो उसको उसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि अमित शाह साहब ने उनसे ये कहलवाया। हालांकि वो सलमान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एकदम खत्म हो गया हुआ कैरियर एक फिल्म से, शायद वीर नाम था उसका, सलमान खान साहब ने बचाया था, और आज वो उन्हीं को कटवाने की बात कर रहे हैं, तो आप उनकी मजबूरी भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।